नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम और एक ऐसी पार्टी जो पिछले 2 दशकों से सत्ता की धुरी बनी हुई है। नाम और पार्टी कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल लोक शक्ति और समता पार्टियों के आपस में विलय से पैदा हुई नई पार्टी जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड। अक्टूबर 2003 को जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार ने एक साथ मिलकर बिहार के लिए एक नया दल बनाया। नाम रखा जनता दल यूनाइटेड। जनता दल का तीर चिन्ह और समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलाकर जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बनाया गया। पार्टी के गठन के बाद जदयू बिहार में 2005 से लगातार सरकार के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए केंद्र के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी का निर्वहन कर देश के विकास में अपना योगदान दिया है। बात वर्ष 2005 की करते हैं। उस दौरान एनडीए के सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लालू राबड़ी शासन के खिलाफ सुशासन बाबू की छवि बनाई। इसके बाद वर्ष 2010 में भाजपा के साथ गठबंधन में भारी बहुमत से वापसी की। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद नीतीश ने भाजपा से दूरी बना ली। वह एनडीए से तो अलग हुए लेकिन बिहार की सत्ता से जुड़े रहे। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया और विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीते। लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर तेजस्वी यादव से मतभेद और एक बार फिर एनडीए में वापसी कर बैठे। अब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की वो जरूरत हो गए थे जो सरकार बनाने के लिए एनडीए हो या गठबंधन दोनों ही गुटों में फिट बैठते थे। एक बार फिर कुछ विवादों के बीच नीतीश कुमार ने 2022 में फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका देते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गए। इसका असर ये हुआ कि लोकसभा चुनावों में एनडीए को 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली। हालांकि नीतीश कुमार और जदयू के 1-2 दशक के सफरनामे में उनके कई साथी उनसे अलग होकर अलग अलग पार्टी बना बैठे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा कई बार उनके साथ आयाराम गयाराम की स्थिति में जुड़े रहे। शरद यादव ने भी पार्टी से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। नाम रखा लोकतांत्रिक जनता दल। इसी क्रम में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो कभी नीतीश के काफी करीबी माने जाते थे अब राजनीतिक तौर पर अलग थलग हो गए। इसी क्रम में एक नाम और आरसीपी सिंह का, एक समय मोदी नीतीश दोनों के करीबी, अब जदयू से बाहर है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जदयू की बात करें तो वह एनडीए और महागठबंधन के लिए मजबूरी और मजबूती दोनों ही रूप से जुड़ती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को हालिया दिनों में पलटू चाचा का नाम तेजस्वी ने दिया क्योंकि वह कब किसके साथ छोड़ किसे पकड़ ले कोई नहीं जानता और यही नीतीश कुमार की ताकत भी है। उनका और उनकी पार्टी का वोट बैंक पक्का है जो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। ऐसे में वह जिसके साथ जुड़ जाए वो ताकत बनकर बिहार में सरकार बना लेता है। मौजूदा समीकरणों में वह एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है या ये कहें कि बिहार में वही एनडीए है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। भाजपा बिहार में जमीन पर तो नजर आती है लेकिन नेतृत्व में कोई स्थानीय कद्दावर नेता नहीं होने के चलते नीतीश कुमार हर स्थिति में बड़े भाई की भूमिका में ही नजर आते हैं। भाजपा के लिए उन्हें बड़ा भाई बनाए रखना भी एक मजबूरी है क्योंकि उन्हें नाराज करके भाजपा केंद्र में अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती। तो क्या है नीतीश कुमार की राजनीति और रणनीति का तरीका और आने वाले विधानसभा चुनावों में कैसी है उनकी पार्टी की तैयारी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, पिछले 3 दशकों से आपने बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से देखा है। जदयू पिछले 20 सालों से सत्ता की धुरी बनी हुई है और नीतीश कुमार सुशासन बाबू। तो क्या सुशासन बाबू ने सही में बिहार में कुछ व्यापक सुधार लाने की और कदम बढ़ाए हैं? हाँ, नमस्कार दीपक जी। ये और नीतीश जी के बारे में जो टैगलाइन और जो उनको निकनेम मिला सुशासन बाबू, इसको उन्होंने 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने साबित किया। उस समय जिस ढंग से लालू राज का जो लालू राबड़ी के कार्यखंड
कालखंड में जो जंगल राज और उसके खिलाफ जो जनता ने उन्हें वर्डिक्ट दिया था, उसको उन्होंने उस समय बहुत इम्प्लीमेंट किया। कानून व्यवस्था जी। की स्थिति सुधारी। अह, ये उस समय ही, उसके बाद वाले समय में उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जिसके कारण हर घर बिजली की योजना लाई, जिसमें हर घर में बिजली और पानी की व्यवस्था। तो एक व्यापक रूप से सबसे पहला तो इमेज जो बिहार का था, एक सुशासन, माने जिसमें जंगल राज का टैग खत्म हुआ और एक कानून का राज का टैग लेके हुआ। अपने पूरे जीवन में उन्होंने व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत आरोप से वो एकदम बिहार के वैसे नेता के रूप में सामने आए जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत आरोप और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, उन पे कोई परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा। ऑल्दो जबकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उनके एक भी दूर दूर के न रिश्तेदार न कोई घर का आदमी राजनीति में है। तो परिवारवाद के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने इस चीज को चरितार्थ किया। कानून व्यवस्था को एक टैगलाइन के रूप में सुधारा। बहुत सारे क्रांतिकारी कदम लिए। सामाजिक सुधार को लेके शराबबंदी जो एक बड़ा फैसला था, जिसमें राजस्व को लेके तमाम तरह की आती थी कि राजस्व में घाटा लगेगा, लेकिन उन्होंने अपने मजबूती से निर्णय को लिया। इस बीच उन्होंने पूरी तरह से, जबकि वो पिछड़ी राजनीति से ही उभर के निकले थे, लेकिन उन्होंने अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जो कि अति पिछड़ा है, और वो अति पिछड़ा के तो सब मान एक बड़े नेता के रूप में उभरे, और अपर कास्ट में भी उनकी गजब की स्वीकार्यता रही, जिसके कारण उनका जदयू का बीजेपी से गठबंधन रहा। और ऐसे तमाम लोग जो लालू और जंगल राज के विरोध में खड़े थे, उनके वो धुरी बने। यही कारण है कि 2005 से आज 2025 तक वो बिहार की जो सत्ता है उसके ही केंद्र बिंदु रहे। कुछ दिनों के लिए ठीक है, जीतन राम मांझी सत्ता में आए, जबकि उन्होंने खुद ये पद छोड़ा था, और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जब पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन ये पूरा का पूरा कालखंड, लेकिन मैं अभी का जो वर्तमान समय है उसमें लगता है कि अगर जिस ढंग से 2005 से 2010 नीतीश जी का वो स्वर्णिम काल था, तो ये इस बार का 2025 का इलेक्शन उनके लिए सबसे कठिन है, क्योंकि उस पे जी। कई तरह के आरोप, क्योंकि विपक्ष भी काफी मजबूत हो गया है, काफी मुखर हो गया है। 2020 के इलेक्शन में जिस ढंग से साथ रहने वालों ने उनके खिलाफ, यानी लोजपा ने जिस ढंग से जदयू का वोट बैंक को तोड़ा और उनको डैमेज किया, जिसके कारण उनको मात्र 43 सीटें मिली थी, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये इलेक्शन जो है वो सबसे कठिन मेरे समझ से, क्योंकि 2005 में से 10 उनका बेस्ट कार्यकाल था, जिसकी कमाई 2010 के बिहार के इलेक्शन में सामने आया, जिसमें उन्हें 115 सीटें जीती थी उन्होंने, और भाजपा को 91, यानी काफी मजबूत गठबंधन के रूप में एनडीए उभरा था। लेकिन ये आने वाले समय में जिस ढंग से 2005 में शायद आपको बता दें, जनता को मालूम है कि 2005 में 2 इलेक्शन हुआ। 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें किसी को सत्ता नहीं मिली, लेकिन ये हुआ कि जी। लालू का सत्ता से बेदखल हुए। 6 महीना राष्ट्रपति शासन 8 महीने रहा, फिर अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश और भाजपा एक क्लियर कट मैंडेट इन दोनों को मिली, और उस 5 साल जो 2005 से 2010 का कार्यकाल, जो उनके पूरे कैरियर में बिहार के लिए जो एक अमिट छाप, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारा उन्होंने पंचायतों में आरक्षण और बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम, जीविका को जिन्होंने जिस ढंग से उन्होंने खड़ा किया, और उसी का प्रतिफल था कि 2010 में उन्हें बहुत मैसिव सफलता मिली थी। लेकिन आने वाले समय में 2015 में वो महागठबंधन के साथ थे, 2020 में फिर एनडीए के साथ थे, और फिर अभी मजबूती से एनडीए के साथ, और एनडीए के एकमात्र बड़े नेता हैं जो कम से कम व्यक्तिगत रूप से क्लीन इमेज, ठीक है, विरोधी इन पे आरोप लगाते हैं कि अब थक गए हैं और वो स्वस्थ नहीं है,
लेकिन फिर भी जो इमेज और नीतीश का है, जो यूएसपी है, वो तो सुशासन जी। का और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाला है। आपने आपने कहा कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू ऐसे नहीं कहा गया, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जिसकी चलते उन्हें पदवी मिली। पर उनको पदवी तेजस्वी यादव ने दी पलटू चाचा की। नीतीश कुमार जिस तरह से आपने बोला कि जंगल राज के खिलाफ उन्होंने काम किया, उसी जंगल राज जिन पे आरोप लगते रहे लालू परिवार पे, राजद पे, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई। तो क्या पलटू चाचा इनको जो कहा गया वो कोई गलत है, या केवल विपक्ष पे रहते हुए एक ताना? राजनीति में तो जी सबको मालूम है कि कोई परमानेंट ना दोस्त है ना दुश्मन है। कब जी कौन जी किससे जी गठबंधन कर ले। 2015 की बात आ रही है कि जी जिसमें उन्होंने फिर लालू प्रसाद जी से हाथ मिला के और एक तरह से कहिए राजद को पुनः पुनर्जीवित कर दिया था। जी 2010 के इलेक्शन में मात्र 23 सीटें शायद राजद को मिली थी विधानसभा में। लेकिन वही जी 2000 जब 15 में महागठबंधन के साथ नीतीश आ गए, तो वो वही एकदम ताकत के साथ आ गए और राजद फिर से पुनर्जीवित होके 70-75 सीट से शायद ऊपर उसको सीट मिली। और लेकिन उस समय के कालखंड में नरेंद्र मोदी से उनका एक वैचारिक या क्लेश था, जिसके कारण वो गठबंधन टूटा था जी एनडीए में। और कभी उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने, तो राजनीति में तो अगर चले जाएं तो वही पलटू चाचा के साथ तो तेजस्वी दूसरी बार सरकार बनाए। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी लोग बोलते हैं और ये ठीक है। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि दो दो बार जो विरोधी थे उनके उन्हीं के साथ फिर उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। तो ये तो सच्चाई है और लोग तो आरोप लगाएंगे, और उसमें अगर वो तेजस्वी विरोधी दल के नेता हैं और उनके ये पब्लिक को, उनके सपोर्टर को ये अच्छा लगता है, तो इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीतीश कुमार अगर ये कहा जाए कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार है, तो ये कोई अतिशयोक्ति होगी क्या? क्योंकि बिहार में भाजपा, जी जी, बिहार में भाजपा का नेतृत्व उस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में उभर ही नहीं पाया कि नीतीश मतलब ही एनडीए हो गया है। हाँ, मैंने आप इस ढंग से आप सही बता रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज जब भी एनडीए की बात आई तो जदयू चाहे उसकी संख्या विधानसभा में कम हो, फिर भी वो बड़े भाई की ही भूमिका में रही। और नीतीश के छाया में ही भाजपा के लीडरशिप पनपे। और भाजपा का जी कोई भी नेता इतना बड़ा नहीं हुआ। जो एक स्वर्गीय सुशील मोदी का कद बड़ा बड़ा था, और उन्होंने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश जी के साथ लंबे समय तक काम किया। वो एक बड़े नेता थे, लेकिन एक इंडिविजुअल के रूप में कोई बड़ा कद। इसलिए भाजपा और नीतीश बिहार में का मतलब ही एनडीए, और एनडीए नीतीश का ही मतलब एनडीए कहिए और एनडीए का मतलब नीतीश कहिए। क्योंकि ये नीतीश ऐसे नेता के रूप में उभरे कि जब वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो महागठबंधन मजबूत हो जाएगा, जब बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी एनडीए मजबूत रहेगी। इसलिए दोनों की मजबूरी, कोई भी राजद ने बाद के दिनों में जब महागठबंधन से नीतीश अलग हुए तो उन्होंने एक तरह से तेजस्वी को अपना नेता बनाते हुए उसको उभारने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा में वैसे दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, पिछले में भी थे, इस बार भी है। लेकिन एक लीडरशिप के रूप में या कहिए सम्मान, कोई बड़ा नेतृत्व बीजेपी में नहीं होता। और दोनों की रजामंदी ही है कि बिहार में नीतीश हैं और नीतीश के सपोर्ट से केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। मोदी। तो ये दोनों की मजबूरी है कहिए, मजबूती कहिए, और इक्वेशन पॉलिटिकली बिहार में, क्योंकि
दोनों के लिए सुटेबल है और दोनों का अपना एक वोट बैंक है। जैसे मैंने कहा ना कि ये 36% अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, उस पे नीतीश का एक अच्छा होल्ड है। और महिलाओं में भी जो एक वोट बैंक है, जो जीविका दीदी जिस योजना को नीतीश जी ने समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया, उसका एक बड़ा वोट बैंक है। और शराबबंदी के जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है और महिलाओं के ही आग्रह पे और उनके दबाव पे नीतीश जी ने इस शराबबंदी को लागू किया था। तो ये एक ऐसा जी वोट बैंक है जो नीतीश को साइलेंट है लेकिन उनके साथ है। नीतीश पिछड़े और समाज से आते हैं, लेकिन उनका ऐसा वोट बैंक नहीं है कि वो 2 या 2.5% वोट बैंक होगा, लेकिन वो स्वीकारता उनकी अति पिछड़ा, इवन सवर्ण और अन्य जातियों में भी है, क्योंकि उनका इमेज थोड़ा क्लीन है। वो परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है का नहीं है। काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में और चीजें, बहुत सारी चीजें बहुत वो दिखती भी है। इसलिए नीतीश का इमेज एज ए लीडर बिहार में अन्य नेताओं से बड़ा है। मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाह रहा था कि नीतीश कुमार के पास बिहार की राजनीति का ऐसा कौन सा जिनी है कि जिस करवट बैठते हैं उस करवट सरकार बन जाती है। लेकिन आपने अभी उसका जवाब दिया। मैं इसी से आगे एक सवाल आपसे और करता हूं कि क्या ये नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना उनकी विश्वसनीयता पर असर नहीं डालता? निश्चित रूप से डालेगा। अब आप पे उन पे क्या, जो भी पार्टी अगर बार बार दल बदलेगी, लेकिन पता नहीं यहाँ यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है और बिहार में जिस ढंग से वोटिंग पैटर्न अभी उस स्लोगन पे नहीं, पोलराइज पे भी और कास्ट लाइन पे भी होता है। और एक अभी तक जो बिहार में लालू के सपोर्ट में, लालू के विरोध, या जंगल राज के सपोर्ट का और जंगल राज के विरोध का, इसी के इर्द गिर्द है। अब लोग बात करते हैं कि अरे 20 साल पुरानी बात को नहीं, अब अपनी बात कहिए, अब अपने डेवलपमेंट की कहानी कह के जनता के बीच जाइए। जो नई तरह की राजनीति में जो प्लेयर आए हैं, चाहे जनसुराज हो या अन्य पार्टी के लोग हैं, इवन तेजस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैंने 20 साल पहले की बात है, लेकिन अभी के मुद्दे पे चुनाव हो। तो नीतीश जी, इस कारण से वो सर्व स्वीकारता के कारण वो अपरिहार्य है। बिहार में तय है कि इस बार भी नीतीश कुमार की के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव मैदान में उतरेगी और सीएम का चेहरा भी नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या सीएम का चेहरा किसी युवा नेतृत्व को इस बार बिहार में मौका दिया जाना चाहिए? ये तो पार्टी और हम लोग तो चाहेंगे कि एक योग्य और कुशल नेतृत्व बिहार को मिले, जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे, सामाजिक सुधार के लिए काम करे। और ये तो पर्सपेक्टिव व्यक्तिगत आप मुझसे अगर पूछेंगे तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हो सकता है नया नेतृत्व जी आएगा और नए ढंग से सोचेगा, लेकिन अभी जी ये निर्णय तो एनडीए को लेना है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, या इलेक्शन के बाद अगर सत्ता मिली तो फिर उन्हीं को सत्ता मिलेगी। ये फैसला एनडीए का होगा, लेकिन जी जी ये एनडीए। पर्सपेक्टिव, ये इंडिविजुअल पसंद का की बात नहीं है। ये तो पार्टी तय करेगी कि लीडरशिप कौन। जी, तो एनडीए एनडीए में अगर नीतीश नहीं तो कौन दो चेहरे हो सकते हैं जो एनडीए का एक बड़ा मजबूत चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं? डिप्टी सीएम की बात नहीं कर रहे, हम बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं। देखिए, एनडीए में उस ढंग से पार्टी नेतृत्व ने, माने कोई क्योंकि वो परिवार वाली पार्टी जदयू है नहीं। अभी जी वर्तमान में जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो संजय झा है, जो कि जी ब्राह्मण हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में किसी रिश्ते से आते हैं। इसके पहले जी थे ललन सिंह थे, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में जी भी अभी उमेश कुशवाहा हैं, जो नीतीश से कोई इर्द गिर्द नहीं है। तो पार्टी एक चेहरा के रूप में एक समय लगता था कि आरसीपी
बहुत नजदीक नीतीश के थे और उनके जिले के थे, एक बड़े ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिक्स में आए थे, तो लगता था कि वो जी राजनीतिक वारिस के रूप में जदयू में नीतीश उनको मेंटल देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। आज के समय में भाजपा गए, भाजपा से फिर वो अब जनसुराज पार्टी में है, तो वो नेतृत्व किसी सेकंड मैन का कंसेप्ट जदयू में नहीं है। जदयू में अगर नेता है तो एकमात्र नीतीश है और वो ही फैसला लेंगे। अगर वो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, तो जबकि ऐसा अभी तक तो उन्होंने किया नहीं है। तो ये तय हो गया है कि हमारे जो सीएम हैं नीतीश बाबू ही मजबूती हैं और वही और दो लोग के लिए मजबूरी। मेरा इससे इतर एक अलग सवाल, जब जदयू का गठन हुआ था, जब जनता दल यूनाइटेड बनी, तो बहुत सारे उसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेके और कई और नेता भी थे, शरद शरद यादव थे, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। शरद यादव, जी नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब थे। अब तो जॉर्ज साहब और शरद। जी जी। तो इस पूरी जो अब तक की जो उनकी पार्टी की जो पूरी जर्नी रही है पिछले 22 सालों की, उस 22 साल में बहुत सारे साथी बने और कुछ कारणों से वो सब दूर होते गए जो पहले जदयू के साथ थे, और वो धीरे धीरे साथ छोड़ के जाते रहे। क्या कारण रहा कि बहुत सारे जो पुराने साथी थे वो छोड़ के अलग गए और अपनी अलग अलग पार्टियां बना बैठे? ये देखिए, जो भी समाजवादियों के बारे में ये पुरानी कहावत है कि वो ज्यादा दिन एक साथ नहीं रहते हैं। कभी विचारों जी का टकराव या अपना अहम का की बात भी आ जाती है, अहम का टकराव। कई साथी तो उपेंद्र कुशवाहा भी पहले जदयू में थे। आज के दौर में जी रालोमा करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जो है तो एनडीए का घटक ही, लेकिन एक समय नीतीश के जी काफी नजदीक थे। और जी ये जीतन राम मांझी भी जदयू में ही मंत्री थे, नीतीश के अंतर्गत मंत्री थे, काम करते थे, लेकिन जब नीतीश मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ा कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, तो उन्होंने उन्हीं को, जीतन राम मांझी को बनाया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में जीतन राम मांझी भी उनसे अलग होकर अपनी एक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाया, हम, जिसके वो मुखिया हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। ऑल्दो एनडीए के सब घटक हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि समाजवादी जो सोच के लोग होते हैं, जितना लंबा चल जाए साथ, लेकिन कहीं अहम का टकराव, कहीं कुछ राजनीतिक विचारधारा का टकराव। नीतीश जी जब 2013 में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे, कि नरेंद्र मोदी को केंद्रीय नेतृत्व भाजपा नेक्स्ट पीएम का चेहरा और घोषित कर रही थी, लेकिन उस समय जी वहां पे टकराव हुआ और नीतीश एनडीए से हटे। लेकिन इवन जदयू में भी जो मैंने कई लोगों का नाम लिया, जो उपेंद्र कुशवाहा, फिर ये जीतन राम मांझी है, तमाम लोग, या आरसीपी भी, लेकिन आरसीपी का अपना कोई वोट बैंक या कोई बड़ा जनाधार नहीं था। नीतीश जी जो भी ये जो रीजनल पार्टियां हैं, उनमें अगर नेता मजबूत और उसी के इर्द गिर्द है, जैसे कि जदयू के पूरी तरह से नीतीश के ही इर्द गिर्द है, और ठीक है, इसके कई नेता हैं और सब अपने ढंग से प्रभावशाली भी हैं, लेकिन नीतीश ही चेहरा है, नीतीश के ही इर्द गिर्द पार्टियां हैं। नीतीश कुमार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। आज ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की जगह मूक दर्शक बोला है। आज बसपा ने भी हमला किया है। तो महागठबंधन के जो दल हैं वो तो लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब एनडीए के ही घटक दल, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की, चिराग पासवान लगातार नीतीश पर हमलावर होते हैं। और पिछले वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम देख चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से नीतीश को चोट पहुंचाई थी। क्या इस बार ये सब मैनेज कर लेंगे या इस बार भी चिराग पासवान डेंट मारने को तैयार हैं? नहीं नहीं, ये चिराग पासवान अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे
कल परसों ही उन्होंने अटैक किया था नीतीश सरकार पे। तो इक्वली उन नीतीश के बचाव में जीतन राम मांझी उतर गए। उन्होंने कहा कि जी माने आप उनको भी उन्होंने गठबंधन धर्म का ही पाठ पढ़ाया। इसलिए लेकिन मैंने जी पहले भी कहा है और मुझे लगता है कि एनडीए में सारी कवायद सीटों के और अब किसको कितना सीट मिले गठबंधन में रहते हुए लड़ने, क्योंकि लोग अगर आपस में लड़के तो 2020 के इलेक्शन में चिराग ने भी देखा था 135 जी सीटों पे अगर आप चुनाव लड़े और एक जगह आपकी जीत हो, ठीक है आप अपने पर्पस में नीतीश को कमजोर करने में आप सफल रहे, उनको 43 सीटें मिली तो कमजोर हुए, लेकिन आप भी तो नहीं कुछ पा लिए। इसलिए लगता है गुड सेंस प्रिवेल करेगा। और जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब आप मिलके इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके पांचों सांसद 5 जगह पे आपने चुनाव लड़ा और 100% आपको सफलता मिली। तो ऐसा नहीं कि जी आपको सिर्फ अपने वोट से मिला, गठबंधन के कारण जदयू के समर्थक भी आपको वोट दिए होंगे, भाजपा के जी दिए होंगे। इसीलिए ये सारी की सारी कवायद और जो भी नूरा कुश्ती कहिए, रस्साकसी कहिए या एक दूसरे पे अटैक करना, हाँ हाल के दिनों में अब पटना जैसे शहर में एक नामी बिजनेसमैन की और पिछले 13 दिन में 11 हत्या और इस ढंग से हुई है, इसलिए एक स्वाभाविक है और वो कंसर्न है जनता का, इसलिए वो सवाल उठाते हैं। लेकिन इसीलिए जी पुराना भी मन का घाव लगता है कि 2020 वाला अभी तक भरा नहीं है, इसलिए वो बार बार जब होता है वो अटैक करते हैं। और पिछले दिनों तो जदयू के एक मंत्री मैसर हजारी ने भी उन पे अटैक किया था, जी मैंने खुलेआम पहली बार जदयू की तरफ से उन पे हमला हुआ कि आप बंद करें, ये आप गठबंधन में हैं तो कम से कम सार्वजनिक रूप से पार्टी की और सरकार की आलोचना ना करें। इसलिए लेकिन जी मुझे लगता है कि ये सब जब लोग आपस में बैठेंगे सीटों को लेके तो उस समय तक सब सॉर्ट आउट। जी मेरा मैं ये और जानना चाहूँगा कि जदयू जिस भाजपा के साथ अलायंस करके बैठी है, वो भाजपा विकास के मुद्दे पर वोट मांगता है, तो क्या जदयू का सामाजिक समीकरण अब भी वोटों में बदलता है? नहीं देखिए, जदयू जदयू का मैंने बताया ना कि जदयू के वोट बैंक में नीतीश जी का ठीक है, अपना पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, लव कुश समीकरण जिसमें कुर्मी जी कुशवाहा को का एक अच्छा और अति पिछड़ा का 36% जो बिहार में जनगणना हुई थी, मैंने जिसमें 36% है, पूरी आबादी 60% लगभग है अति पिछड़े वर्ग की। तो उस 36 जी प्रतिशत पे नीतीश का अच्छा प्रभाव है। और अपर कास्ट में की भी में स्वीकारता के कारण और विकास और ये मुस्लिम जो पसमानदा मुस्लिम है उसमें भी नीतीश जी की स्वीकारता है। बीजेपी को अगर मुस्लिम से में नहीं है, लेकिन नीतीश को की स्वीकारता है। सीमांचल वाले इलाके में नीतीश जी के भी कैंडिडेट जदयू के वहां से विजयी होते रहे हैं पहले भी। जी इसलिए मुस्लिम का वो तबका जो डायरेक्ट बीजेपी के साथ तो नहीं जुड़ना चाहता है, लेकिन विकास और सेकुलर फेस पे नीतीश को सपोर्ट करता है। इसलिए बहुत सारे माने नेता जो जदयू के हैं मुस्लिम समाज से आते हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक जदयू को मुस्लिम में भी है। इसलिए मैंने नीतीश जी का होना आप ईबीसी में भी है, आप अपर में तो बीजेपी के साथ आपका सपोर्ट बेस है और अपना तो वोट बैंक है। और अभी भी चाहे जी जितना स्लोगन हम विकास की करें और ये, लेकिन बिहार में फाइनल इलेक्शन के समय तक सब जाति और जाति के ही मुद्दे पे चुनाव आ जाता है। तो इसका फायदा जी मैंने जो जिसका ज्यादा जातियों का जुटान और एक वोट बैंक का चंक रहेगा उसका फायदा मिलता है। जी जी प्रमोद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पुत्र को राजनीति में स्टैब्लिश करने की का पूरा मनोभाव रखते हैं? अब तक के जो माने संकेत हैं उसमें तो नहीं लगता है। अभी हाल
6 महीना 1 साल से उनको पब्लिकली कहीं देखा जा रहा है, उनसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं कि अगली बार जी नीतीश जी ही रहेंगे। तो नीतीश जी जी की जो भी अब तक की जो पृष्ठभूमि है, जो परिवारवाद के खिलाफ है, तो मुझे नहीं जी लगता, मेरी व्यक्तिगत ये सोच हो सकती है कि जी जो निशांत को वो राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है पार्टी के जी भीतर दबाव हो तो इलेक्शन लड़ लें या उनको आगे करें, लेकिन जी जो जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है और जो जिस ढंग से वो राजनीति किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो नीतीश को, जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जी निशांत को आगे लाए। निशांत का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पटना के डीएम के शायद पांव छूते हुए नजर आए। हाँ, देखिए उसको आप मैंने लोगों ने कहा कि ये संस्कार है कि अगर बड़े हैं तो निशांत जी ने पैर छुआ। ये हो सकता है, जी क्योंकि अब इस पे क्या, हम भी दूर से देखे और उस पे क्या कमेंट करें, क्योंकि निशांत मैंने एक शालीन और सुलझे हुए युवक हैं और कोई पॉलिटिकल जी कहीं भी किसी ढंग की गतिविधियों में अब तक नहीं रहे हैं, किसी भी ढंग की गतिविधियों में। और जी पब्लिक कोई वोकल चेहरा भी नहीं है। अब तो कहीं जाते हैं लोग, अब पूछते हैं, क्योंकि नीतीश के बाद कौन, ये सवाल पार्टी जी के ही कुछ लोग कहते हैं कि अगर पार्टी को बचाना है तो नीतीश जी को अपने बेटे को आगे करना होगा। फिर कोई तर्क देगा कि जी नहीं नहीं, वो तो कर्पूरी ठाकुर वाली राजनीति वाले हैं, कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में था कि वो जब तक रहे उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में नहीं आगे किया। हो जी सकता है रामनाथ ठाकुर जी या अन्य उनके लड़के रहे, उनकी इच्छा रही होगी, लेकिन कर्पूरी जी ने आगे नहीं किया। तो जी जबकि जैसे लालू जी चाहे और अन्य जो लोग हैं, जो परिवारवादी पार्टियां जिस पे आरोप लगता है, तो नीतीश जी तो कम से कम जब किसी रूप से तो करते, किसी दूर दूर के लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी अगर वो राजनीति में लाते बढ़ाते, या लगता कि नहीं उनके बाप पे वही सत्ता और सरकार ये पार्टी चला रही है, तो वैसा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरा, हो सकता है हम गलत भी हो जाए, कि नीतीश जी निशांत को राजनीति में आगे लाए। जी इन दिनों सियासी गलियारों में दो सवाल बहुत तेजी से उभर रहे हैं। केंद्र की सत्ता की बात करें तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये एक सवाल उठने लगा है। ये सवाल तब उठने लगा है जब मोहन भागवत ने, जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने 75 की उम्र के बाद अपनी रिटायरमेंट ले लेने जैसी सम कुछ नसीहत जो है वो दी है। ऐसी ही एक सवाल बिहार में उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। अगर परिवार से कोई नहीं होता है तो कमान जदयू की पार्टी के भीतर का कौन संभालेगा। ये देखिए, ये काल्पनिक सवाल है, और इसका माने कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जब यही अगर वो बना के जाए। नीतीश के बारे में कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे चाचा स्वस्थ हैं, मूक दर्शक हैं, वो ब्यूरोक्रेट लोग सत्ता चला रहे हैं, जबकि हर दिन नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर एक्टिव हैं। आज ही की अगर हो तो वो किसी पुल पुलिया या कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अगर प्रधानमंत्री बिहार की यात्रा आते हैं तो रहते हैं और मंच पे भी हैं, तो ये आरोप लगाना अलग है, लेकिन ये कहना कि नीतीश के बाद कौन, ये कठिन है सवाल। ये इसको स्पेकुलेट करना और गेस करना मेरे लिए संभव नहीं। चलिए प्रमोद जी, आपने आज नीतीश कुमार और जदयू की पूरी राजनीतिक उसके सफ़रनामे पर हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगले किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।